और हम अपनी यह कोशिश कि साइकोलॉजी हमारी पढ़ाई के साथ जुड़े, साइकोलॉजी यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को के फ्यूचर के साथ जुड़े, और इसी स्कूल में नहीं किसी भी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन तक भी बात पहुंचे। लेकिन लोग इंटरेस्ट लेते नहीं हैं। स्कूलों के मैनेजमेंट का भी एक एसोसिएशन है। कई बार मैंने प्रस्तावित किया कि भाई आप लोग अपने यहाँ कार्यक्रम करो, डेट और टाइम फिक्स करके मुझे अवगत करा दो, मैं आ जाऊंगा। लेकिन उस समय तो 1 मिनट के लिए लोग बड़े उत्साहित होते हैं, सर अपना नंबर ये वो, फिर बात पे जैसे वो चला रहे हैं वैसे चलाने पर आ जाए। तो आज की टॉपिक है पॉजिटिव पेरेंटिंग। सबसे पहले तो ये कहूं कि शुरुआत में ही मैं पेरेंटिंग शब्द से बहुत सहमत नहीं हूं, लेकिन चूंकि यही चलन में है और चूंकि यही आपको आसानी से समझ में आएगा, तो इसलिए पेरेंटिंग शब्द यूज कर रहे हैं। क्योंकि पेरेंटिंग कहने से थोड़ी देर के लिए लगता है कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। आप पेरेंट्स हैं, आप माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, और आपको अपने बच्चों की देखभाल करनी है। पेरेंटिंग कोई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ लेकर नहीं करना है। आपको बहुत ही आराम से, बहुत ही सरल ढंग से, बहुत ही सहज ढंग से अपने बच्चे का देखभाल करना है। क्या करना है, कैसे करना है, साइकोलॉजी पिछले 50-100 वर्षों के रिसर्चेस के माध्यम से इस बारे में क्या बताती है, उसके आधार पर हमारी दृष्टि क्या बनती है, वो बातें मैं आपसे करता हूं। टारगेट ये है कि 1-1.25 घंटा करीब ये बात चलेगी, फिर हम लोग एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद 5-10 मिनट के ब्रेक के बाद आपके जो मन में संदेह होंगे, जो प्रश्न होंगे, उसका उत्तर मैं और बाकी जो साइकोलॉजिस्ट उपस्थित हैं या उपस्थित हो सकते हैं, उन सबके साथ मिल करके हम लोग आपकी शंकाओं का समाधान करें। तो हमारा पेरेंट होना ये हमारे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। हम पेरेंट्स होते हैं तो हमें एक लाइफ में पर्पस मिलता है। आप कल्पना करें कि आपके बच्चे नहीं हैं तो आपकी लाइफ में से बहुत सारा उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। मेरे पास तो कुछ काम ही नहीं है, और ऐसे एक बहुत बड़ा काम होता है। अब सवाल यह है कि इस काम को हम कितने अच्छे ढंग से, कितने खुश, हैप्पी वे में, खुश ढंग से कर सकते हैं। पेरेंट्स कहने का जो यहाँ पर एक ऑल इंक्लूसिव अर्थ है, वो केवल बच्चे को जन्म देने वाले माँ बाप ही नहीं, बच्चे की देखभाल में जुड़े हुए सभी लोग उसमें सम्मिलित हैं। तो हमारे घर में, भारत में और विदेशों में भी ऐसा नहीं है कि ज्वाइंट फैमिलीज बिल्कुल खत्म है। तो बच्चों का देखभाल करने में, उनके पालन पोषण में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी है, नाना नानी है, चाचा चाची है, यहाँ तक कि बड़े परिवारों में तो बड़े भाई बहन भी उसी कतार में शामिल है। जहाँ कई बच्चे हैं तो बड़ा वाला भी छोटे का देखभाल करता, वो भी उसी प्रक्रिया में शामिल है। और उतना ही नहीं, जो टीचर्स यहाँ पर हैं उनको भी आपकी आज की इस मीटिंग के साथ तो उनको भी शामिल किया गया है, लेकिन अलग से भी उनको सम्मिलित किया तो बताया जाता है कि आप भी 5-6 घंटे के लिए बच्चे के पेरेंट्स हैं।
तो जन्म देने वाले ये बायोलॉजिकल पेरेंट्स के अलावा जो बाकी पेरेंट्स हैं, इनके लिए एक वर्ड यूज होता है एलो पेरेंट्स। जैसे आप एलोपैथ कहते हैं, वैसे ही एलो पेरेंट्स मतलब अन्य पेरेंट्स, माता पिता के अलावा अन्य जो लोग हैं जो देखभाल करते हैं। तो घर में, पास पड़ोस में, अगर हमारे घर के बगल में कोई एक परिवार रहता है, वो भी हमारे बच्चे का मार्गदर्शन करता है, कुछ नियंत्रण करता है, कुछ बताता है, कुछ सिखाता है, तो वो भी उस परिभाषा में सम्मिलित है। फिर स्कूल में खास करके प्राइमरी लेवल पर जो टीचर्स हैं, वो भी, हम यहाँ पर टीचर्स से यही कहते हैं कि थोड़े समय के लिए, बल्कि बच्चा 24 घंटे में से 10-12 घंटा खाता पीता सोता है, बाकी के 12 घंटे में 6 घंटा माँ बाप और लोगों के साथ रहता है, 6 घंटा करीब आपके साथ रहता है। तो आपकी भूमिका प्राइमरी लेवल पर उतनी ही है बच्चों के ग्रोथ में, विकास में, जितनी की पेरेंट्स की होती है। तो टीचर्स भी उसी परिभाषा में है। तो जब मैं आज पॉजिटिव पेरेंटिंग की बात कर रहा हूँ, तो चाहे वो जन्म देने वाले माँ बाप हैं, या घर में देखभाल करने वाले और लोग हैं, या प्राइमरी, जूनियर, सेकेंडरी लेवल पर टीचर्स ने, ये सभी उसी परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित। आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि जो बच्चा जैसा बनता है वो वैसा कैसे बनता है, क्यों बनता है? एक तो उसमें हमारे हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं, जीन्स हैं, डीएनए है। इसके बारे में आज आप कुछ नहीं कर सकते। हालांकि आपको ये बात जोड़ता चलूं और आगे आने वाले सेशंस में उस बात को और एक्सप्लेन करेंगे। पिछले लाखों वर्षों में मनुष्य ने जो कुछ सीखा, वो धीरे धीरे, जो डार्विन की थियरी है वो यही कि हम जो कुछ सीखते गए, वो हमारी जीन्स की रीराइटिंग होती गई। कंप्यूटर पर वो प्रोग्राम फिर लिखा जाने लगा, और जो आज हमने सीखा वो उसके आगे आने वाली पीढ़ियों को ट्रांसफर हुआ, और इस तरीके से मनुष्य का विकास हुआ। आज मनुष्य जैसा है 40,000 साल पहले वैसा नहीं था, 5,000 साल पहले वैसा नहीं था, और आने वाली पीढ़ियां भी ऐसी नहीं रही। आज हम जो कुछ सीख रहे हैं उससे हमारी वो जीन्स, जो कि अब हमारे बच्चे होंगे तो उन बच्चों में जाएगी, तो वो जीन्स लगातार लिखी जा रही है, लगातार बन रही है। ये 21st सेंचुरी की बायोलॉजी बताती है। तो एक तो जीन्स का है, लेकिन एक बार बच्चा जन्म ले चुका तो उसके जीन्स में कोई बदलाव नहीं होना है। उसकी जो विशेषताएं उस माध्यम से तय है, और जीन्स क्या करता है कि एक सेट रेंज बना देता है। बहुत जाएगा तो इतना, कम होगा तो इतना। अब यदि बुद्धि का एक बड़ा नियंत्रण हमारे जीन्स के अंदर है, तो जो बच्चा पैदा होने के साथ ही मंद बुद्धि है, वो अब हम उसको जीनियस आज नहीं बना सकते। लेकिन जैसा भी है, लर्निंग ट्रेनिंग के माध्यम से उसमें भी बहुत सारा बदलाव आ सकता है। तो जो रेंज है एक बच्चे के लिए, उसमें नीचे से कहां तक जा सकता है, जितनी गुंजाइश है उतना हम आप कर सकते हैं। अब बच्चा कैसा बनेगा, इसमें ये डिपेंड करता है कि बच्चे के पालन पोषण में हमने किस प्रकार से व्यवहार किया है, बच्चे के साथ हमारा बर्ताव क्या रहा है, बच्चे का अनुभव क्या रहा है, अपने माँ बाप से, अपने पास पड़ोस से, अपने स्कूल से, जहां से जो कुछ उसका अनुभव रहा है, वो अनुभव उसकी पूरी पर्सनालिटी को बनाने में मददगार होता है।
कि इस पूरी प्रोसेस को 1 घंटे में बहुत कुछ तो नहीं समझा जा सकता है, लेकिन मैं निचोड़ के फॉर्म में कुछ बातें बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए, आप सभी पेरेंट्स अपनी जितनी समझ है, और हमारी समझ क्या होती है, हम भी इसी समाज के, इसी परिवेश के अंग हैं। तो यदि हमें मार पीट कर पढ़ाया गया, हमें यदि मार पीट कर पढ़ाया गया है, हम ऐसे पढ़कर बड़े हुए, हमारे टीचर्स ने मार पीट कर पढ़ाया था, तो मुझे लगता है कि तरीका तो यही होता है। यदि हमारे टीचर्स ने क्लासरूम में डिक्टेशन दे करके क्वेश्चन आंसर लिखवा करके पढ़ाई किया था, अगर आप वैसे पढ़े हैं तो आपको लगता है कि टीचर्स को तो ऐसा ही, आज के टीचर्स को ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे टीचर्स ऐसे थे कि जो पढ़ाते थे, समझाते थे, पहले एम्फेसिस उस पर थी, तो मैं जब टीचर बना तो मेरी शिकायतें प्रिंसिपल के पास जाती रहेंगी, तो लिखवाते नहीं लिखवाऊंगा भाई। अगर लिखवाना होगा तो उससे बेहतर होगा मैं लिख दूंगा और किसी कक्षा 5 पास व्यक्ति को खड़ा कर दूंगा, वो बोल देगा, क्लासरूम में फिर मेरी जरूरत नहीं है। टीचर होने में और डिक्टेशन देने वाला व्यक्ति होने में अंतर होता है। तो हम जिस ढंग से पले बढ़े होते हैं, वैसी ही हमारी समझ होती है। और इसी तरीके से आप माता पिता के रूप में अपनी जो समझ रखते हैं, वो समझ भी आपकी इसी प्रकार से बनती है। नतीजे के रूप में हम सभी पेरेंट्स को 4 अलग अलग कैटेगरीज में रख सकते हैं। पीछे बोर्ड पर वो 4 वर्ड्स लिखा हुआ है। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स, आगे क्रॉस बना हुआ है। परमिसिव पेरेंट्स, फिर क्रॉस किया हुआ है। नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स, वहां भी काटा हुआ है। ये 3 तरह के पेरेंट्स होते हैं जो नहीं होना चाहिए। एक वर्ड नीचे है अथॉरिटेटिव पेरेंट्स। देखने सुनने में अथॉरिटेरियन और अथॉरिटेटिव एक ही जैसा लगता है, लेकिन उन बातों को एक्सप्लेन करता हूं। एक कैटेगरी है, मैं बीच में से उसमें से पिकअप करता हूं। एक कैटेगरी है नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स। हमारे भारत में, हमारी भारतीय संस्कृति में जो कुछ जैसा चलता है, इसमें नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स 1000 में 1-2-4 होते हैं। ये कौन है? या किसी बच्चे के जीवन में है कि माँ बाप में से किसी की डेथ हो गई, अच्छा तो नेग्लेक्ट हो जाता है। दूसरे लोग संभालने में कहीं उस बच्चे की उपेक्षा कर देते हैं, उसको वो लव और अफेक्शन नहीं मिल पाता है जो माँ बाप से मिलता। ये अभी कोविड का पीरियड बीता है, हमारे आपके बीच में बहुतेरे बच्चों के माँ बाप गुजर गए। अब उनके पालन पोषण में नेग्लेक्ट आएगा, जाने अनजाने आ जाता है। ये नेग्लेक्टफुल पेरेंट कौन है? 2 विशेषताओं पर ध्यान दीजिए। एक तो कंट्रोल करना, बच्चे के व्यवहार पर, उसके विचार पर, उसकी हर गतिविधि पर कंट्रोल करना। पेरेंट्स की एक विशेषता है। दूसरा होता है बच्चे को लव और अफेक्शन देना, प्रेम, स्नेह, लगाव, ये सब उसको देना। ये जो अथॉरिटेरियन पेरेंट होता है, ये बच्चे को प्रेम और स्नेह नहीं देता है, उसकी जरूरतें पूरा करता है, कपड़ा देता है, खाने की चीजें देता है, जो जरूरतें होती वो पूरी कर देता है। लेकिन जो साइकोलॉजिकली प्रेम देना है,
कभी गोद में बैठाना, कभी गले लगाना, कभी उसको चोट लगे तो सहलाना, कभी एग्जामिनेशन को लेकर के परेशान है तो उसको ढाढ़स देना, ये काम वो नहीं करता। नियंत्रण करना आता है, और नियंत्रण इस ढंग से कि टेस्ट में नंबर 2 कम हुआ तो बच्चा स्कूल से थर थर कांपना शुरू करता है कि घर पहुंचेंगे और पिटाई होगी। तो उस बच्चे और उसके पेरेंट्स के बीच में जो एक रिश्ता बचा हुआ है वो यही कि जहां कहीं कोई प्रॉब्लम आई वो बच्चे को पीटना, डांटना, फटकारना, धुतकारना, ये चाहिए, उसको बिल्कुल कंट्रोल करना। इसको एक और सेंटेंस के माध्यम से एक्सप्लेन करूं कि देखिए हमारी बीच में कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ माँ बाप, और आपके बीच में भी होंगे। आप अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपने अंदर देखिए कि आप किस श्रेणी में हैं। तो हम कुछ कहते हैं बच्चे से और बच्चा क्वेश्चन पूछता है, क्यों, ऐसा क्यों? और पेरेंट्स का जवाब होता है मैंने कह दिया तो कह दिया, कोई सवाल नहीं है। अब आप जब पेरेंट्स के रूप में ऐसे बिहेव कर रहे हैं, बच्चे से ये कह रहे कोई सवाल नहीं, बड़ी एक गंभीर टिप्पणी कर रहा हूं इस देश की वर्तमान स्थिति पर। हमने पूरी पीढ़ी को बना दी है जो सवाल नहीं करता है व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, गांव, परिवार, विद्यालय, शहर, सब जगह जो व्यवस्थाएं चलती हैं, और यहां तक कि पत्रकार भी अब सवाल नहीं करता। तो जब सवाल नहीं किया जाएगा तो बच्चा जब पूछेगा नहीं, उसके मन में जो प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तो प्रश्न पूछना बंद कर देता है, और फिर उसकी समझ का विकास बंद हो जाता है। हमारी समझ बनने के लिए सबसे पहली जरूरत होती है मन में सवाल पैदा हो। आप सभी जो जितना पढ़ते आए हैं, ऐसे पढ़ते समय जरूर विज्ञान पर ऐसे लिखा तो पढ़ा होगा, लिखा होगा, आवश्यकता आविष्कार की जरिए। आवश्यकता क्या है? एक प्रश्न है कि ये काम कैसे हो। गर्मी लग रही है तो ये प्रश्न कि हम सभी लोग आराम से बैठे हैं और ये पंखे की जगह कुछ और चले और हमें गर्मी बिल्कुल ना हो, ये एक प्रश्न है, कैसे हो सकता? और उस प्रश्न का उत्तर है एयर कंडीशनर का बनना। तो प्रश्नों से शुरुआत होती है ज्ञान की। और जब घर में बच्चा 1 साल, 2 साल, 3 साल का होता है, वहां पर हमने ये कहा, कह दिया तो कह दिया, मैंने कह दिया घर से बाहर नहीं निकलोगे। क्यों नहीं निकलेंगे बाबा? मैंने कह दिया तो कह दिया, कोई सवाल नहीं, कोई बहस नहीं। तो जब ऐसी वाली शैली आती है तो बच्चे का विकास ही ऐसे ढंग से होता है, उसके मन में सवाल गायब हो जाते हैं। और खास करके हमारा जो ये गंगा का उर्वर मैदान है, जहाँ की बड़े आराम से खाने पीने को मिलता रहा है, मेहनत थोड़ा कम करके भी कुछ पैदा हो जाता रहा है, तो लोग बड़े आराम कर रहे हैं, सवाल ही नहीं पूछते कि और ज़्यादा कैसे पैदा कर सकते। और इस तरीके से धीरे धीरे करके एक प्रोसेस में हम आ गए, तो हमारी समझ का ठीक प्रकार से विकास नहीं होता। तो अथॉरिटेरियन पेरेंट, निरंकुश मतलब हिटलर। आप में से बहुत सारे लोग अपने दादा को, अपने पिताजी को, अरे भाई वो तो हिटलर है, मतलब ये हिटलर टाइप वाला पेरेंट है ना, ये पेरेंट
ऐसे पेरेंट्स के बच्चे में डिप्रेशन होगा, मनोरोग होंगे, तमाम तरह की बीमारियां आएंगी। आज आपकी पीढ़ी में यहाँ उपस्थित लोगों में से कई पुरुषों को, कई महिलाओं को कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके जड़ें अगर मैं खोदना शुरू करूं तो वो निकल कर आएंगी कि आपके पेरेंट्स ने आपका देखभाल हिटलर सा ही किया। उसका नतीजा है जो आप पूरी जिंदगी भुगत रहे हैं। तो मेरी चिंता एक मनोवैज्ञानिक के रूप में कम्युनिटी मेंटल हेल्थ की है। समुदाय में सभी लोग हेल्दी हों। आज से 50 साल पहले WHO ने जब हेल्थ को परिभाषित किया तो हेल्थ इज कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ इंफर्मिटी और डिजीज। केवल बीमारी नहीं होना और कमजोरी नहीं होना, मुझे बुखार नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हेल्दी हूं, मैं मनोरोगशाला में भर्ती नहीं हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेंटली हेल्दी हूं। इसकी एक पॉजिटिव मीनिंग होती है। तो उस दिशा में हमें अपने बच्चों को ले जाना है। क्या आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि आपका बच्चा IIT में आज से 15-20 साल के बाद IIT में इंजीनियरिंग करे, एम्स में मेडिसिन की पढ़ाई करे और उसके बाद वहां पढ़ते समय या पढ़ चुकने के साल 2 साल बाद सुसाइड कर ले? प्लीज हाथ उठाइए, कौन कौन इस बात के लिए तैयार है? क्या चाहेंगे कि आपका बच्चा IITian होकर के, डॉक्टर होकर के या किसी भी ऐसे ऊंची जगह पर जाकर के नौकरी करते हुए सुसाइड कर ले, या कि आप चाहेंगे थोड़ा ही कमाए खुश रहे? आप सभी यही चाहेंगे कि कम कमाए, कम पढ़े, लेकिन जिंदगी में खुश रहे। खुश होना उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आप लोग समझें कि अगर हम अथॉरिटेरियन पेरेंट हैं, निरंकुश पेरेंट हैं, जहां हम प्रेम और स्नेह, लगाव नहीं देते हैं, केवल नियंत्रण करते हैं, तो ये हार्मफुल है। और इसके प्रमाण हम लोगों के सामने रहते हैं जब कोई बच्चे, क्योंकि देखिए बच्चे को जब इस स्टेज पर पढ़ना है तो हमको आपको मिल के काम करना है। कई बार कुछ प्रॉब्लम होती है, पेरेंट्स को बुलाया जाता है, आप में से कई पेरेंट्स आते हैं, मैडम जो है इसको खूब मारिए। मारिए से समाधान नहीं निकलेगा। आपको बताएं कि स्कूल में सबसे ज्यादा इनडिसिप्लिन बच्चे वही होते हैं, सबसे ज्यादा अनुशासनहीन वही बच्चे होते हैं जो घर में रोज पीटे जाते हैं। वो पीटने वाले बच्चे उतने ही देर तक शांत बैठते हैं जितने देर तक पीटने वाला वहां है। और कब तक? वो 15-16 साल का, 18 साल का होगा, आप पीटने चलेंगे, आपसे ज्यादा वो मजबूत होगा, आपकी कलाई पकड़ेगा और कहेगा खबरदार जो हाथ आगे बढ़ाए। इतनी ही दूर तक आप पीट पाएंगे। लेकिन ये जब तक आप पीट रहे हैं, जब तक पीटने वाला ये अथॉरिटेरियन पेरेंट सामने है, तब तक तो वो आपको अनुशासित दिखता है। आपके हटते ही अनुशासन उसका गायब हो गया। अनुशासन क्या होता है? सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप से अनुशासित होना, बच्चे में ये समझ आना कि हमें ये नहीं करना है। डर के नहीं किया तो ये बहुत दूर तक नहीं चलेगा, जितनी देर तक डर है उतनी दूर तक नहीं करेगा, फिर उसके बाद वो करेगा। वो चाहे चोरी हो, चाहे कोई और व्यवचार हो, सब करेगा, आपकी नजर से छुपा के करेगा। तो इसलिए अथॉरिटेरियन पेरेंट, निरंकुश पेरेंट होना गलत। नेग्लेक्टफुल पेरेंट बताया कि ये तो मनोरोग की पहली सीढ़ी है,
हमारे शुरू में जो बचपन का 6-8 साल है, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। बच्चे का अगर बच्चे को नेगलेक्ट किया गया तो प्रॉब्लम। अब एक तीसरी कैटेगरी ऊपर से क्रम 2 पर रखा गया, परमिसिव पेरेंट्स। परमिसिव को हिंदी में कहें अति उदारवादी, बहुत उदारवादी। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये इस स्कूल का 26वां वर्ष इस साल है। पिछले साल हम लोगों ने 25 वर्ष पूरा किया, और इन तमाम सालों का यहाँ सीधा अनुभव हम लोगों को है। और अब हम लोग बच्चे के व्यवहार में जब प्रॉब्लम देखते हैं तो तुरंत गेस करते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम होगी। कुछ आप पेरेंट्स की हालत ये है, और इसमें माएँ भी पूरी तरह से शामिल हैं, कि एक ही परिवार में लड़की का पालन पोषण एक तरह से या तो उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, या लड़के के लिए अति उदारवादी हो जाते हैं। एक ही घर में 2 तरीके चलते हैं। बहुत तेरे घरों में लड़कियों को बिल्कुल रिजेक्ट कर देना, क्या पढ़ोगे, मतलब ढेर सारे पेरेंट्स, अब तो धीरे धीरे थोड़ा बदला है, लेकिन जब हम लोगों ने विद्यालय शुरू किया तो 75% लड़के, 25% लड़कियां। क्या भाई देश की आबादी में यही अनुपात है क्या? नहीं। लड़के को इंग्लिश मीडियम स्कूल में और लड़की को हिंदी मीडियम स्कूल में, उस पर खर्च करना, पैसा बर्बाद करना है। इस सोच के साथ पेरेंट्स चले तो इसका असर लड़की पर भी गलत पड़ता है और लड़के पर भी गलत पड़ता है। लड़की पर एक तरह से गलत प्रभाव पड़ता है और लड़के पर दूसरी तरह से गलत प्रभाव पड़ता है। तो उसी का एक दूसरा रूप यह है कि प्रायः यह देखा जा रहा है कि जिन घरों से 2-3 बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, उन घरों की लड़कियां ठीक से पढ़ रही हैं, और जिसको आप सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं, जिसको आप सबसे अच्छा बनाना चाहते हैं, लड़का आपका बेटा, वही नहीं ठीक कर रहा है। क्योंकि बेटे को कोई कुछ न कहे, वो छोटा भाई अपनी बड़ी बहन को गाली दे दे, मार दे, कोई बात, उसकी दीदी उसको हाथ उठा दे, तो कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं उस दीदी का हाथ मरोड़ देंगे। ये छोटे भाई को मारा कैसे? ये वाला फार्मूला जब वो आपकी बेटी छोटी थी तब आपने अप्लाई किया था क्या? ये जो भेदभाव वाला तरीका है, तो इसमें हम पॉइंट आपके सामने ये रखना चाह रहे हैं कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को 2-3-4 कंडीशन है, या तो बच्चा अकेलौता है, बहुत सालों के बाद, 5-7-10 साल के बाद, तो इसलिए उसको जरूरत से ज्यादा दुलार दिया, या 2-3 लड़कियों के बाद, जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में चलता है, कुछ मनौती अगर माना और आपकी बात, आपका दिल खुश हो गया कि आपके घर बेटी नहीं, आपके बेटा, तब ये बेटा मेरे सर पर लगातार पेशाब करे, कोई इतराज नहीं। यानी उसके पालन पोषण का तरीका बिल्कुल ही पृथक हो गया। उसके मुंह से आधा शब्द निकले और उसकी जरूरत पूरी हो जाए, वो कुछ भी गलती करे, उसकी हर गलती माफ। ये अति उदारवाद भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसे में बच्चे को अपने आप का ही सही पता नहीं रहता कि मैं क्या हूं, उसे अपने आप के बारे में सही जानकारी नहीं हो पाती।
यह एक प्रॉब्लम है, यानी कि 4 तरह के पेरेंट्स हो गए। अथॉरिटेरियन पेरेंट जो केवल नियंत्रण करता है, लगाव स्नेह नहीं देता है। परमिसिव पेरेंट जो केवल प्रेम देता है, कुछ भी नियंत्रण नहीं करता है, कुछ भी देखभाल नहीं करता। और नेग्लेक्टफुल पेरेंट न तो नियंत्रण करता है न प्रेम देता है। अब बचता क्या है? ये तीनों तरीके गड़बड़ है। बचता है हमारे पास अथॉरिटेटिव पेरेंट्स का, एक उचित ढंग से नियंत्रण करना। नियंत्रण करने का अर्थ यह भी है कि बच्चे से मांग करना, अपना कपड़ा पहन लो, समय से तैयार हो जाओ, वरना स्कूल की गाड़ी चली जाएगी, या तुम लेट हो जाओगे, स्कूल में बाहर खड़ा होना पड़ जाएगा। ये आप इसे डिमांड कर रहे हैं, समय से तैयार हो जाओ। अपना किताब कॉपी बैग में ठीक से रख लो, अपनी पेंसिल ठीक से रख लो, जहां पर जो सामान है उसको व्यवस्थित अपने सामानों को कर लो। आपने भोजन किया है, थाली उठा करके धोने की जगह पर पहुंचा दो। ये भी नियंत्रण का हिस्सा है। नियंत्रण का मतलब ये नहीं कि उसको कुछ करने से रोकना, कुछ करने की दिशा में ले जाना, उसका मार्गदर्शन करना, वह भी इस नियंत्रण की प्रणाली का हिस्सा। और पर्याप्त प्रेम देना, अत्यधिक प्रेम में पर्याप्त प्रेम। तो हमारी जरूरत होती है कि हम ऐसे पेरेंट्स बने। बहुत सारी बातें हो सकती हैं। अब जैसे मैंने कहा कि ये वाला तरीका उचित नहीं है कि बच्चे ने कुछ पूछा, कुछ कहा, तो आप उसे एक्सप्लेन ना कर किए बिना, नहीं ऐसे करो। बच्चे को जब हम ये कहते हैं, एक छोटे बच्चे को, कि दरवाजे से बाहर नहीं जाना, क्यों नहीं जाना? बाहर पागल कुत्ते भी है, बाहर गाड़ियां चल रही हैं, चोट लग जाएगी, तो उसके पास बाहर ना जाने के कारण की समझ आती है। इस अंतर को समझे कि आपने कहा कि नहीं जाना है, मैंने कह दिया इसलिए नहीं जाना है, तो जब आप नहीं रहेंगे तो वो बाहर जाएगा, क्योंकि उसे दिख गया कि अब मेरे ऊपर नियंत्रण करने वाला नहीं है। आप सब लोग थोड़ा सा और पीछे जाएं, अपने बचपन की ओर जाएं। आप में से बहुत सारे, हम में से बहुत सारे लोग इसी तरीके से बड़े हुए थे। हमारे खास करके हिंदू परिवारों में या भारतीय परिवारों में ऐसे ही रहा है कि माँ का कोई नियंत्रण नहीं, और बैठ करके भाई बहन आपस में मारपीट कर रहे हैं, पढ़े लिख नहीं रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, और दूर से एक टाइम हो गया, 7:30 बज गया, मोटरसाइकिल का हॉर्न बजा, साइकिल की घंटी बजी, दरवाजे का सीकर बजा, और सब साइलेंट। खबर आ गई कि हिटलर आ गया है। तो इसमें आपकी समझ इतनी ही बनी कि इनके सामने कोई उत्पाद नहीं करना, और जब ये ना हो तो माँ का सर फोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहेगी नहीं, वो दिन भर धमकाएगी, आने दो पापा को बताते हैं, आने दो बाबूजी को बताते हैं, लेकिन बताती कभी नहीं। ये बच्चा धीरे धीरे सीख जाता है कि अरे मम्मी कहती है, करती थोड़े है। तो अब इस पृष्ठभूमि में मेरी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब ये कह रहा हूं कि ये 3 तरह के पेरेंट्स ठीक नहीं है और ये 4थे तरह का ठीक है, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि बताऊं कि ये क्यों ठीक है। ठीक है, तो यहां से थोड़ी सी बेसिक साइकोलॉजी की ओर बढ़ता हूं। अब कुछ बातें बहुत क्विकली, मनोविज्ञान के बहुत पुराने कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ एक पेरेंट्स उदय जी पहले भी 2-3 साल पहले जब प्रोग्राम हुए थे तब भी आए थे, उनके लिए बात पुरानी हो सकती है या शायद रिफ्रेश हो जाए। मैं 3 छोटे छोटे उदाहरण देता हूँ साइकोलॉजी के आज से 70-80 साल 100 साल पुराने एक्सपेरिमेंट्स।
एक एक्सपेरिमेंट बाय एक्सीडेंट हो गया था। एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं पावलोव, आप में से कुछ लोगों ने बीएड वगैरह की पढ़ाई किया है, कहीं शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा होगा तो पासिंग में वो भी नजर के सामने एक्सपेरिमेंट आया होगा। वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस एक्सपेरिमेंट में व्यवस्था प्रणाली इस प्रकार से थी कि एक उपकरण था मेट्रोनोम, जो घंटी बजाता था रुक रुक करके। मेट्रोनोम में हम टाइम फिक्स कर सकते हैं कि 10 सेकंड, 20 सेकंड, कितने देर के बाद वो घंटी बजाएगा। तो घंटी बजती थी और कुत्ते को हाथ पैर, उसके चारों पैर बांध करके, गर्दनों पर सब बांध करके और सर्जरी करके उसकी जो लार की ग्रंथि है उसको सर्जरी करके उसमें से ट्यूब निकाल करके बाहर कर लिया कि जब लार आए, कुत्ते के मुंह में लार काफी आता है, तो लार आए तो मुंह में न जा करके उस ट्यूब के रास्ते बाहर निकले, तो बाहर नापेंगे कि कितना लार आए। तो घंटी बजती थी, उसके मुंह में मीट पाउडर की एक गोली एक ट्यूब से ही डाली जाती थी और पर्दे के पीछे से वो पावलोव साहब सारा वाच कर रहे थे। काफी देर ये प्रोसेस चलता रहा। उसके बाद अब वो अपना डाटा देखने लगे कि देखिए कितनी कितनी मात्रा लार की पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 20वें ट्रायल पर कितनी मात्रा आई है। अचानक उनका ध्यान गया कि ये मैं खाने की गोली उसके मुंह में नहीं डाल रहा हूं, लेकिन जब जब घंटी बज रही है कुत्ते के मुंह से लार आ जा रहा है। और इसको कहा गया क्लासिकल कंडीशनिंग, प्राचीन अनुबंधन। अब इस बात का यहां पर क्या ताल्लुक है? ऐसे ही इस प्रोसेस से हम लोगों के वो व्यवहार विकसित होते हैं जो हमारी इच्छा के नियंत्रण में नहीं होते। अनैच्छिक व्यवहार, इनवॉलंटरी बिहेवियर। कुछ व्यवहार तो हम जानबूझ के करते हैं, इस समय हम बोल रहे हैं तो हम जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन मेरे मुंह में जो लार आ रहा है वो मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूं। या मैं खड़ा हूं या कोई बात आती है तो मैं डरता हूं, तो ये मैं मेरे नियंत्रण में नहीं है। डर आएगा तो आएगा, ये हमारे नियंत्रण में नहीं होता। डर का कारण उसका कोई भी एक चिन्ह आ जाएगा तो डर आ जाएगा। वो दादाजी, वो पिताजी जो हिटलर टाइप वाले हैं, उन्होंने अगर कड़क आवाज में यूं भी बुला दिया, मम्मी ने कहा था कि आने तो आज तुम्हारी सारी शिकायत बताते हैं, मम्मी ने शिकायत नहीं भी किया, लेकिन उन्होंने आवाज लगाई, अर्जुन आओ, चलो इधर आओ, और ये बेचारा थर-थर कांपने लगा। मार तो नहीं पड़ी है, अभी उन्होंने हाथ नहीं उठाया है, लेकिन उसके अंदर ये कंडीशनिंग है कि बुलाया है तो एक ही काम करते हैं, मारते हैं। सो अब वो टाइम आ गया है अपनी पीठ को, अपने हाथ को मजबूत करना। और इसी तरह से हमारे आप के अंदर भूत प्रेत पिशाच वाले तमाम हैं। आपके गांव में आने वाले किसी नए आदमी को किसी पेड़ के नीचे से पास होने में, जाने में डर नहीं लगेगा, लेकिन उस गांव के रहने वाले आदमी को डर लगता है, क्योंकि जब से बचपन से पैदा हुए हैं हमेशा यही बताया गया है कि उस पेड़ पर चुड़ैल रहती है। तो उसके नजदीक पहुंचते ही हनुमान चालीसा शुरू हो जाता है और मेरी चलने की, दौड़ने की गति, मैराथन वाला भी हार जाएगा, इतनी तेज दौड़ते हैं कि भूत में दौड़ाना पाए। ये आपने देखा नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन हमारे आपके मन में ये भय बस गया, आ गया। कैसे आ गया? इसी ट्रेनिंग के माध्यम से आ गया। बार बार ये बात दोहराई जाती रहे और हमारे अंदर ये भय समा गया, स्थापित हो गया। ठीक है? तो और ये भय हमारे मनोरोगों की एक सबसे बड़ी समस्या है।
भय के कारण बहुत सारे शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। उनके मन मूल में भय होता है। तो और वो बच्चा जो भयभीत है, जो क्लासरूम में भयभीत होकर बैठा है, वो क्लासरूम की पढ़ाई को ठीक से नहीं सीख सकता। ये सारी रिसर्च की फाइंडिंग्स है। तो भय के भरोसे ये काम नहीं हो पाता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट, मनोविज्ञान में एक दौर आया 1930-40 वगैरह के दौर में। 2-3 मशहूर साइकोलॉजिस्ट हुए। आप में से जिन लोगों ने एजुकेशनल साइकोलॉजी थोड़ी पढ़ी है, नाम सुना होगा, हार्डनाइट का, स्किनर का। तो एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद किया गया, घंटों से उसे कुछ खाने को नहीं दिया गया, एक बड़े से पिंजरे में बंद कर दिया गया और पिंजरे के बाहर एक प्याली में दूध रख दिया गया। अब बताइए कितनी कठिन बात है। बिल्ली भूखी है और बाहर दूध है, निकल पाए तो दूध मिल जाए। तो बिल्ली छटपटा रही है, उछल-कूद मचा रही है। उसमें अंदर अरेंजमेंट ये था कि उछलते कूदते हुए गलती से भी बीच में से एक रस्सी लटकी हुई थी, जैसे उस पर पंजा लगता था लगेगा वो पिंजरा खुल जाएगा। थोड़ा सा दूध था, बिल्ली ने पिया, फिर उठा करके उसको पिंजरे में बंद किया। बिल्ली को यह नहीं पता चला कि कैसे खुला, बस उसने देखा खुल गया, दौड़ो दूध पियो। ये तो भूख तो खत्म हुई नहीं, फिर वो छटपटा रही है दीवारों पर यहाँ वहाँ। कई बार जब ऐसी कोशिश होती रह गई तो उसके बाद बिल्ली को जैसे ही पिंजरे के अंदर डाला जाता था, वो तुरंत ही सीधे रस्सी पर जाती थी, पंजा मारती थी, बाहर निकल के आती थी। ये पंजा मारना उसकी इच्छा के अंदर है, उसके इच्छा के नियंत्रण में। और इस तरीके से हमारे ढेर सारे व्यवहार का डेवलपमेंट होता है। इस माध्यम से हमारी आदतें बनती हैं। अब इन आदतों के बनने और बिगड़ने की प्रोसेस में जो महत्वपूर्ण होता है वो जो पुरस्कार दिया जाता है या जो दंड दिया जाता है। लेकिन दंड की प्रणाली लाभकारी नहीं है। दंड के अपने समस्याएं हैं। दंड की समस्या यह है, वो एक थियरी है डोनाल्ड और मिलर की, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थियरी, वो भी 60-70 साल पहले विकसित हुई थी। वो थियरी यही कहती है कि जब हम दंडित होते हैं, कुंठित होते हैं, तो हमारे अंदर क्रोध आता है, और जब क्रोध आता है तो हम आक्रमण करते हैं। तो देखिए, दंड के प्रोसेस में ये होता है, जब दंडित करके हम पढ़ाते, सिखाते, समझाते, व्यवहार किसी का बनाते हैं, तो अंदर एक क्रोध आता है। यह क्रोध हमारे अंदर इकट्ठा होता रहता है और फिर 30, 35, 40 साल, 45 साल की आयु में वो विस्फोट करता है। जब बहुत सारा क्रोध इकट्ठा हो जाता है तो दंड की प्रक्रिया में बच्चे के तमाम इच्छाएं बाधित होती हैं। उसके अंदर क्रोध आता है, उस क्रोध को वो अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, लेकिन धीरे धीरे करके यह क्रोध नुकसान पहुंचा रहा होता है। वो उसके शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा होता है, उसके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा होता है। वो केवल मौके तलाश रहा होता है और चाह करके नहीं। उसका पूरा शरीर, उसका पूरा मन जो उससे छिपा हुआ है, वो पूरी कोशिश कर रहा होता है इस दंड का बदला लेने का। तो ये दंड में पला बढ़ा बच्चा आपके आसपास में बहुत तेरे घरों में बड़े माँ बाप की दशा बहुत खराब है।
और कल का जो हिटलर बाप था वो आज बहुत ही निरीह बाप बनकर के बैठा हुआ है, तो उसकी जगह उसके बेटे ने ले ली है। अब हिटलर यह है और बाप निरीह व्यक्ति की जगह पर है। तो इतने ही दूर तक वो चलने वाला था, लेकिन उससे गंभीर बात यही है कि ये दंड की प्रक्रिया में हमारे अंदर सकारात्मक विकास नहीं होता, पॉजिटिवली हमारे अंदर अच्छी आदतें नहीं बनती। बस उसका प्रभाव यह होता है उस समय आप कुछ उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन उस ट्रेनिंग में जितना फायदा होता है उससे कहीं ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो एक तो हमारे अंदर व्यवहार के बनने के तरीके ये वाले होंगे, जिस दंड और पुरस्कार की प्रणाली जिसके माध्यम से हमारे व्यवहार बनते बिगड़ते हैं। अब एक तीसरी प्रणाली, फिर बाकी बातों पर आते हैं। अब एक तीसरी प्रणाली है कि हम मनुष्य कैसे सीखते हैं, हमारी लर्निंग कैसे होती है। हमारी लर्निंग के इस प्रोसेस में, इस लर्निंग के हमारे इस तीसरे मेथड में ये मनुष्यों में लर्निंग का ये तरीका ज्यादा देखने में आता है। ये इस एक्सपेरिमेंट को भी हम मनोविज्ञान में काफी वर्ष हो चुके, उसके सबसे ज्यादा प्रमुख इस पर रिसर्च करने वाले थे अल्बर्ट बंडूरा साहब। अभी 2-4 साल पहले उनका निधन हुआ है। अमेरिका के मशहूर मनोवैज्ञानिकों में थे, वहाँ के राष्ट्रपतियों के साथ लगातार वो संपर्क में हुआ करते थे। तो अल्बर्ट बंडूरा साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें बच्चों का 2 ग्रुप बनाया। एक ग्रुप के बच्चों को, दोनों ग्रुप के बच्चों को टेलीविजन पर प्रोग्राम दिखाया गया। अमेरिका के लिए 1950s में भी टेलीविजन अवेलेबल था, प्रोग्राम दिखाया गया। एक समूह के बच्चों को, आधे बच्चों को वैसा प्रोग्राम दिखाया गया जिसमें उस कार्यक्रम का जो पात्र है, मुख्य पात्र हीरो, वो आक्रामक व्यवहार करता है, वो गुस्से में तोड़-फोड़ करता है, वो मारता पीटता है। इसके बाद जो दूसरा समूह था उनको दूसरे तरह का प्रोग्राम दिखाया गया जिसमें हीरो आक्रामक व्यवहार नहीं करता। अब ये दोनों समूह के बच्चों ने जब प्रोग्राम अपना अपना देख लिया, तब उनको एक जगह खेलने के लिए बड़े से हॉल में ऐसे कहीं रखा गया और उनको खेलने के लिए खिलौने वगैरह दिए गए जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जानी थी। तो देखा यह गया कि जिन बच्चों ने टीवी पर वो कार्यक्रम देखा था जिसमें एग्रेशन था, आक्रमण था, आक्रामक व्यवहार देखा था, जब उनको खेलने से रोका गया, जब उनके खेल में बाधा डाली गई कहीं से, तो उन बच्चों ने उस खिलौनों को उठा के पटका। उसका जो गुड्डा गुड्डी था उसको पीटा उसने। लेकिन दूसरे समूह के बच्चों ने, जिन्होंने ऐसा नहीं देखा था, उनके व्यवहार में आक्रामकता नहीं थी। अब इस वाले एक्सपेरिमेंट में से आपके व्यवहार के लिए, आपके बच्चे के भविष्य के लिए सबसे बड़ी कुंजी छिपी हुई है। बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है आपके व्यवहार को देखकर, आपके भाषण से नहीं, आपके उपदेश से नहीं। वो सीखता है आपके व्यवहार को देखकर। दूर तक नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे महापुरुष हुए, संत हुए।
मैं संत कह रहा हूँ, साधु नहीं कह रहा। आजकल के साधुओं के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है। संत जो सचमुच में सात्विक संत व्यवहार जिनका है, इन संतों के पीछे चल करके हम संत बने। गौतम के पीछे चलकर, बुद्ध के पीछे चलकर भारत पूरा का पूरा उपमहाद्वीप या पूरी एशिया, पूरा पूरब, जापान तक वो बदला था। वो उपदेशक नहीं थे। वो अगर करुणा की बात कर रहे थे तो करुणा का पालन कर रहे थे। वो क्षमा की बात कर रहे थे तो क्षमा का अभ्यास कर रहे थे। और ऐसे ही लोगों से सीखकर फिर हमारे देश की राजनीति में भी एक व्यक्ति आया। हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जब गांधी को हम स्वतंत्रता आंदोलन का नेता मान लेते हैं। गांधी भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, लेकिन ये बहुत छोटी बात थी। गांधी पूरा देश बदल रहे थे। वो हिंदू मुस्लिम की दूरी खत्म कर रहे थे। वो ब्राह्मण वैश्य शूद्र की दूरी खत्म कर रहे थे। वो गरीब अमीर की दूरी खत्म कर रहे थे। वो पुरुष महिला के बीच का भेद खत्म कर रहे थे। वो अमीरी का दिखावा खत्म कर रहे थे। और तब हजारों लाखों की संख्या में अपने अपने क्षेत्रों के अपने अपने काम छोड़कर उनके पीछे चले थे। और आपको बताऊं कि जब मैं गंभीरता से पढ़ा तो अब मुझे दिखता है इस देश में सबसे बड़ा गांधीवादी कोई था तो वो जिन्हें आप आयरन मैन जानते हैं, वो सबसे बड़ा गांधीवादी था। गांधी का सबसे बड़ा अनुयायी सरदार पटेल ही थे। वो इस हद तक गांधी के अनुयायी थे कि गांधी के खिलाफ एक शब्द भी सुनना उनको गवारा नहीं था। उन पर कोई आक्रमण होता था शब्दों से भी तो हमेशा सामने खड़े होते थे। हालांकि वो जानते थे अपनी सीमाओं को। कैसे कैसे किसी के व्यवहार से हम बदलते हैं, ये तमाम हजारों लोगों को बदलते हुए देखा अपने बचपन में। उन लोगों को देखा जो गांधी के पीछे चल करके महापुरुष बने थे। लेकिन पटेल की वो घटना याद आती है कि पहली बार जब गांधी अहमदाबाद पहुंचे और पटेल साहब को किसी ने आकर के बताया है गांधी आए हैं, चलिए सुनने चला जाए। पटेल का सीधा सा सेंटेंस था, आई डोंट वांट टू लिसन टू योर गांधी। मैं तुम्हारे गांधी की बकवास नहीं सुनना चाहता। लेकिन चंपारण की घटना के बाद जब खेड़ा में वैसी ही स्थिति किसानों के लिए आई तो पटेल ने गांधी को इनवाइट किया कि आप यहाँ के आंदोलन के अगुवाई करें। और फिर उसके आगे पटेल उस रास्ते पर चल पड़े। फिर गांधी ने जब आश्रम बनाया और आश्रम में रहने के नियम बनाया, पटेल ने हाथ जोड़ा, मैं आपके जितना सरल नहीं हो सकता। मैं इतने कठोर नियंत्रण का जीवन, इतनी ज्यादा सादगी का जीवन जीना वो मेरे बस में नहीं है। यद्यपि पटेल तब नगरपालिका के चेयरमैन चुने गए थे और रात को जब घरों में इतनी पानी बरसा कि घरों में पानी घुसने लगा तो छाता लेकर इंजीनियर के साथ रात के 12-2 बजे वो अहमदाबाद की सड़कों पर घूम रहे थे कि नालियों में पानी कहाँ बहना रुका है। इतना तो वो कर सकते थे, लेकिन अभी भी। तो मैं आपको इस उदाहरण के माध्यम से कहना ये चाहता हूं कि हमारा बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है हमको आपको देखकर। अब जरा आप लोग विचार करिए, हम क्या कहते हैं, बच्चे से क्या चाहते हैं। हमारा इंस्ट्रक्शन बच्चे के लिए होता है पढ़ो। पढ़ते क्यों नहीं, किताब निकालो पढ़ो। हम उसे
पढ़ने का निर्देश देते हैं। आप जरा पलट कर देखिए, बड़ा विनम्र भाव से आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों ने पिछले 1 महीने में या पिछले 1 साल में कोई एक किताब पढ़ा है? उपन्यास ही सही, कहानी का ही सही, कोई एक पत्रिका खरीदा है, पढ़ा है? हम चाहते हैं कि बच्चा पढ़े, मम्मी चाहती है कि बच्चा पढ़े, जिससे कि उनका सास बहू वाला सीरियल देखने का टाइम में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। मतलब हम टीवी देखेंगे और बच्चा पढ़े। हमारे पास 1 घंटे का समय, आधे घंटे का समय स्पेयर नहीं है कि हम और हमारा बच्चा साथ मिल बैठ करके पढ़े। आप पढ़िए, आप पढ़ने का माहौल बनाइए, आपके साथ पढ़ेगा। अभी पिछला 8-10 महीने में व्यस्त रहा पॉजिटिव साइकोलॉजी की टेक्स्ट बुक लिखने में, और जून के महीने में मैं गुड़गांव में था और मेरी 5 वर्ष की ग्रैंड डॉटर वो रोजाना मुझको देखती थी कि दादू लिख रहे हैं, तो आकर के दादू क्या लिख रहे हो? अब मैंने एक दिन से कहा कि कहानी लिख रहा हूँ, स्टोरी लिख रहा हूँ। बैठ गए, स्टोरी सुनाओ। आप कहानी लिख रहे हो तो स्टोरी सुनाओ। तो या नहीं, तुम स्टोरी वाली बुक ले आओ, उसमें से सुनाते हैं, उसमें से साथ में पढ़ते हैं। तो आप जो करेंगे आपको दिखलाई नहीं पड़ता है, और हमें भी, बच्चे को भी दिखलाई नहीं पड़ता है। हम जैसा व्यवहार कर रहे होते हैं वैसा देखकर उसका व्यवहार वैसा बन रहा होता है। ठीक है? तो अब अंतिम बातें, उन अंतिम बातों को बहुत समय न लेकर के, अब मैं जब पॉजिटिव पेरेंटिंग की बात कर रहा हूं तो हमारा ध्यान इस पर होना चाहिए कि हम क्या करें। पहली बात यह भूल जाइए कि आपको बच्चे को बनाना या बदलना है। रिमेंबर इट, आपको बच्चे में कोई बदलाव लाने की कोशिश नहीं करना है, आपको बदलाव अपने में लाना है। आप बदलिए, बच्चा बदल जाएगा। आप अपना सोने का समय बदलिए, बच्चा बदल जाएगा। मेरे बेटे बहू के काम करने का समय, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वालों का काम करने का समय, उनका अंदाज अलग है। जब हम लोग वहां नहीं होते हैं, उसके नाना नानी नहीं होते हैं, तो मेरी ग्रैंड डॉटर का सोने का समय 12 बजे रात का हो जाता है। जब हम लोग वहां होते हैं तो 9 बजे। हम उससे ये नहीं कहते हैं कि तुम अपना लैपटॉप बंद करो, हम उससे ये कहते हैं काशी दादू की टीवी बंद कर दो। वो उठे हमारी टीवी बंद करने के लिए, उससे पहले वो अपना लैपटॉप धड़ से बंद कर। नाउ इट इज टाइम टू गो टू बेड। और कई बार हम अपने बेड पर सोने के लिए पहुंचो, उससे पहले वो पहुंच जाते हैं। तो हम जैसा करते हैं वैसा हमारा बच्चा बनता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे में बदलाव आए, आपके बच्चे में ऐसा व्यवहार हो, तो उसके हिसाब से आप ये देखें कि आपको अपने व्यवहार में क्या बदलाव करना है। तो बदलाव को वहां करना है। तो हमारी पूरी कोशिश ये होनी है, हम आपको अभी 15 पॉइंट बताएंगे कि ये करिए, लेकिन साथ में 5 पॉइंट ये भी बताएंगे कि ये ना करिए। वो जो नहीं करना है वो बाद में संकेत में बता चुका हूं। नंबर 1, अपने बच्चे का बहुत ज्यादा संरक्षण ना करें। मतलब उसको
दुलार प्रेम इतना ज्यादा न दे दें। हमारे सामने ऐसे बच्चों को उदाहरण है, हमसे 5 साल 10 साल के छोटे उम्र वाले लोग, जिनके लिए बचपन में उनके उस दादा ने कहा, जिनका कोई अपना का बच्चा नहीं था, उसने कहा कि अगर हमारी नाती घी के भरल गगरी भी गिरा दे तो क्या कुछ ना कहे। वो बच्चा बिगड़ते बिगड़ते कहाँ कितना बिगड़ा, उसको अपने भाई आपके घर के अंदर ये चलेगा, आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपका ये कमांड नहीं चलेगा। फिर वो घर से बाहर निकला, गोरखपुर देवरिया पार करते हुए गोपालगंज तक पहुंच गया और किसी दुकानदार के साथ वैसे ही उग्र व्यवहार कुछ कर बैठा और वहां लोगों ने घेर कर बिजली के खंभे से बांध कर उसी के मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाल कर उसे जिंदा जला दिया। ये है परिणाम जब हम अपने नाती पोते के लिए ये कहते हैं कि वो कुछ भी करे, इसे कोई कुछ ना करे। इस स्कूल में भी पिछले 25 साल में दसियों बच्चे के एग्जाम्पल हैं। बहुत सारे माता पिता इस बात से परेशान है, क्या करें, हम लोग कुछ कहते हैं तो बाबूजी बिगड़ जाते हैं। वो दादा दादी का प्रेम एक चीज है, लेकिन प्रेम इस हद तक ना पहुंचे कि वो बच्चे के लिए नुकसानदेह हो जाए। प्रेम चाहिए इस हद तक नहीं कि बच्चे को अपने बारे में, अपनी दुनिया के बारे में समझ ही न बने, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। देन डोंट ओवर एक्सपेक्ट। हर बच्चे की एक सीमा होती है, मेरी भी एक सीमा है। हमसे कोई उससे आगे उम्मीद ना करे, हर व्यक्ति की एक सीमा है। तो हम बच्चे से क्या अपेक्षा करें? उतनी अपेक्षा करें जितने के लिए वो समर्थ है। अगर आज वो टेस्ट में 2 और 4 पा रहे हैं तो हम ये अपेक्षा करें थोड़ी और बेहतर कोशिश करो, थोड़ा और प्रयास करो, थोड़ा और बेहतर करो। ये नहीं कि अगली बार 10 से कम आया तो पीट करके हड्डी मसली तोड़ देंगे। ये ओवर एक्सपेक्टेशन आप जब करेंगे तो ओवर एक्सपेक्टेशन में जो आप उसके लिए छलांग लगाने के लिए पोल वॉल के लिए जो पोल के ऊपर रॉड लगाते हैं वो इतना ऊंचा लगा दे रहे हैं कि वो कभी पहुंच ही नहीं पाता है। फिर उसके मन में बैठ जाता मेरी जिंदगी बेकार है, मैं तो कभी सफल हो ही नहीं सकता। और ये जो कुंठा की फीलिंग है, ये जो उसके मन में, उसको फ्रस्ट्रेशन है नहीं, हम उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन की कंडीशन डाल रहे हैं। इसकी वजह से आज ही तय हो रहा है कि 10-20 साल के बाद वो मनोरोगियों की कतार में होगा। तो डोंट ओवर एक्सपेक्ट। ये माँ बाप जो कभी भी बच्चे के किसी उपलब्धि से खुश होते ही नहीं है। 80% पाए तो क्या खास बात है? देखो शर्मा जी के लड़के को 98% मिला है, ये नहीं उसके जैसे बने, आगे है 80% पाए, चलो आगे भागो। जब आपकी ये लैंग्वेज होती है तो वो आज आप उस पर खुश होते, हाँ बिल्कुल ठीक है, अगली बार थोड़ा और कोशिश करें, तो वो और कोशिश करने के लिए तैयार होगा। जब उसे ये दिखता है कि हम कुछ भी करें इनको तो खुश होना ही नहीं है, तो हम इनको खुश होने का जिम्मा ही क्यों लें? जब ये खुश नहीं होंगे तो मत हो, हम इनको खुश करने का जिम्मा क्यों लें? थर्ड थिंग, डोंट कंपेयर। अपने बच्चों को, अपने आसपास के बच्चों को, घर के अंदर जो बच्चे होंगे और औरों को, सबको कंपेयर मत करें। सबकी अपनी जीन्स है, सबकी अपनी ट्रेनिंग है, परिस्थितियां हैं, तो डोंट कंपेयर। कंपेयर करने से बच्चे के अंदर हीनता की भावना आती है, और हीनता की भावना ये मनोरोगियों की एक समस्या है। जब इंफीरियरिटी की फीलिंग आती है तो मनोरोग विकसित होते हैं, इसलिए वो भी न करें। डोंट रीइंफोर्स अनडिजायरेबल बिहेवियर। जो गलत है वो गलत है,
किसी भी तरीके से जस्टिफाई मत करिए, क्योंकि एक बार आदत बन गई तो कल को उस आदत को बदलने में कठिनाई होगी। देन डोंट मेक फॉल्स प्रॉमिसेस, झूठ मूठ के वादे भी मत करिए, जो करिए उसको निभाइए। अगर उससे कहा था कि कल तुमको ले चले के गंगा जी के किनारे घूमने के लिए, ले जाइए, कोशिश करिए। नहीं कर पाए तो आपका बच्चा है, माफी मांगने में शर्म मत करिए। किसी वजह से हो गई, गलती हो गई, देर हो गई, इसकी हम भरपाई करेंगे, कल ही करेंगे, परसों ही करेंगे। बट वादा करके वादा खिलाफी बच्चे के साथ भी मत करिए। अब जो बात जहां आरंभ किया था वहां पर फिर वापस चलते हैं। हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर। जो उसका व्यवहार है, उस व्यवहार का क्या परिणाम होगा। आप जो कुछ बच्चा आज कर रहा है उसको समझने में मदद करिए, इसका नतीजा क्या होगा। अगर हमारा बच्चा उछल कूद रहा है तो खिड़की का शीशा टूट जाएगा या वो गिर जाएगा, उसके पैर में चोट लग जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे सामान रखे हैं, खाली जगह में खेले, बाहर खुली जगह में खेले, जहाँ मिट्टी है वहाँ खेले, गिरेगा तो चोट नहीं लगेगी। इसलिए यहाँ न खेलो, वहाँ खेलो, वहाँ खेलो, यहाँ न खेलो ना बताइए, वहाँ खेलो, क्योंकि वो घास वाली मिट्टी वाली जगह है। ये पढ़ो क्योंकि इसमें बड़ी अच्छी बात बताई गई, ठीक है। सो लिसन टू देयर माइंड, उनके मन में क्या चल रहा है उसको सुनिए। उनके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, बहुत सारा उत्तर पता है। घर में दादी की डेथ हो गई, दादी से लगाव था, बच्चा रोजाना परेशान है। जो कहानी सुनाने वाली दादी थी, राजा रानी की परी की कहानी सुनाती थी, वो नहीं, वो कहाँ गई। उसके मन का सवाल है, जैसे तैसे हमें उसको संतुष्ट करना। तो उसके व्यवहार का जो परिणाम होता है वो परिणाम समझने में मदद करिए। टॉक एट द लेवल ऑफ इक्वलिटी, उनको अपने बराबर समझ करके बात करिए, उनको बेवकूफ मत समझिए। अब उनकी एक उम्र है, उनके साथ हम फिलॉसफी की 4 साल के बच्चे के साथ फिलॉसफी की बात नहीं करें, लेकिन चीज को सही ढंग से रखा जाना चाहिए। क्यों? अपने सामान को ठीक से रखो। क्यों? क्योंकि जब चाहोगे अंधेरे में भी आसानी से मिल जाएगा। जब हम ठीक से नहीं रखते हैं तो एक चीज खोजने की कोशिश में 3 चीजें गिर जाती हैं, फिर उनको भी संभालना पड़ता है, कुछ टूट जाता है, या इस सब करने में हमें समय बेकार जाता है। इसलिए चीजों को संभालना, मतलब जो भी वो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो भी करना है, लेकिन फिर ध्यान दीजिए, हम उनसे कहें कि तुम अपना स्कूल का ड्रेस जैकेट संभाल करके नहीं रखे और हम आए उठा करके अपना जैकेट कोट वैसे ही फेंक दिए, नहीं चलेगा। जो आप उससे चाहते हैं वो आपको करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि वो जल्दी सोए, जल्दी उठे, सुबह उठ करके टहलने जाए, रोजाना ना सही संडे को जाए, उठिए, अपने साथ ले जाए। फिर हेल्प चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम फेल्योर, गलती से सीखने में मदद करें। कहाँ गलती हुई? आज स्कूल पहुंचने में देर हुई, कहाँ देर हुई, किस बात में देर हुई? आज सो करके पापा देर से उठे थे, उनसे कोई देर से उठ पाए, वो क्या हो गया था? आपको याद है कि कल रात जब टीवी देख रहे थे, अच्छा प्रोग्राम था, केबीसी था या कुछ भी था, देर हो गई थी, क्या बात हो गया था जी? हम लोग तो बहुत समय से जाते हैं, आज क्यों देर हो गई? तो कल रात हम लोग टीवी देख रहे थे ना, बहुत देर। अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए? आप उसके साथ मिल करके एक प्लान बनाएं।
जिसका खुद का बनाया हुआ प्लान होगा ना, उसको फॉलो करने में वो तत्पर होगा। देन एप्रिशिएट देन जुडिशियसली। हम लोगों ने ये स्कूल की शुरुआत जब किया तो आप लोगों के बच्चों के लिए नहीं, पहले हम लोगों ने अपने बच्चों के लिए, मेरे बच्चे का स्टेज नहीं रह गया था, लेकिन डॉक्टर यशवंत सिंह हैं, आपके बच्चे तब एलकेजी और क्लास 1 के स्टेज में सेंट मैरीज के स्टूडेंट थे। अप्रैल में स्कूल शुरू करना तय हुआ, अप्रैल 97 में नहीं शुरू हो पाया। बिल्डिंग भी किराए पर ले लिया। दैट वेरी ईयर सेंट जॉन्स खुला था, 1000-2000 बच्चे को जेपीजी एकेडमी, एमजेआरपी, साफे सब जाकर निकल करके सेंट जॉन्स पहुंच गए। मेरे पास कहाँ से आते, लेकिन आपके बच्चे घर बैठे रहे जुलाई की प्रतीक्षा में। तो हमने अपने बच्चों के हिसाब से कि हमारे बच्चों को क्या चाहिए, एप्रिशिएट देम जुडिशियसली। इस विद्यालय में मैनेजमेंट के लोगों के बच्चे, प्रोफेसर अजय कुमार राय बड़े विलंब से आप आए, पहले दिन से साथ जुड़े हैं। और जब स्कूल हम लोगों ने शुरू किया था तब तो ये अभी अनमैरिड थे, और 1-2 साल बाद थोड़ा दबाव डाल करके नहीं भाई अब शादी कर ही लो, और 7 साल हो गए नौकरी करते थे। लेकिन कभी यहाँ हम लोगों ने किसी प्रिंसिपल के बच्चे को, किसी मैनेजर के बच्चे को, किसी टीचर के बच्चे को कोई अतिरिक्त तवज्जो नहीं दिया। परिणाम क्या है कि इस साल हमारी प्रिंसिपल की बेटी यहाँ रहते हुए तो कई बार संदेह हो सकता था कि कहीं टीचर्स भेदभाव तो नहीं कर देती हैं, 2 नंबर ज़्यादा तो नहीं देती। हमारी कोशिश होती है जितना सही है उतना ही उसको सही की जानकारी, उससे ज़्यादा नहीं। तो हर गलती पर उसको भी बोला जाए। आज परिणाम यह है, नतीजा यह है, क्लास 9th में उन्होंने अपनी उस बेटी का एडमिशन लखनऊ के द मिलेनियम पब्लिक स्कूल में कराया। 200 बच्चे क्लास 9th में हैं। पहला ही टेस्ट हुआ, जिस तरीके से उसने टॉप किया, जिस तरीके से हिंदी में एक कॉमा फुल स्टॉप सही था, प्रिंसिपल को, टीचर्स को बुलाकर पूछना पड़ा कहाँ से पढ़कर आए। हमारी उपलब्धि क्या है? ये नहीं कि हम अपने बच्चे को जैसे तैसे नंबर दिलवा करके, हमारी उपलब्धि इसमें है कि हमारा बच्चा यहाँ 70% पा रहा हो और वो साफेद जा रहा हो बाद में, या कहीं जा रहा हो, वो दिल्ली जा रहा हो और वहां जाकर के वो टॉप। सो एप्रिशिएट देम जुडिशियसली। बड़ा सोच समझ करके तारीफ करिए, हर बात के लिए तारीफ नहीं, तारीफ करिए ध्यान देकर, जितनी तारीफ लायक बात हो उतनी तारीफ, जरूरत से ज्यादा तारीफ भी उसको कमजोर कर देगी। देन क्लियर इंस्ट्रक्शंस, साफ साफ बताइए क्या करना है। जल्दी तैयार हो जाओ, नहीं जल्दी तैयार नहीं हो, जल्दी का मतलब क्या होता है? जल्दी की परिभाषा तो कुछ भी हो सकती है। जल्दी की परिभाषा आज मुझे जल्दी नहा धो लेना है, स्कूल पहुंचना है 10 बजे, वो जल्दी 10 बजे भी हो सकती है, वो जल्दी 10:30 बजे भी हो सकती है। जल्दी की कोई परिभाषा नहीं होती। 10 बजे स्कूल पहुंचना है, 10 मिनट के अंदर घर से निकलना, ये बड़ी स्पष्ट है। देन पास्ट एक्चुअल, बच्चे के बारे में, उसके स्कूल के बारे में, उसके टीचर्स के बारे में, उसके परिवेश के बारे में। आप बच्चे का भला नहीं करेंगे, स्कूल की बुराई करके, गांव की बुराई करके, देश दुनिया की बुराई करके, ये दुनिया तो एकदम ऐसी ही हो गई है, हाँ इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, इस एटीट्यूड से काम नहीं चलेगा। उसके बजाय अभी भी दुनिया में अच्छे लोग हैं,
और हम लोगों को एक प्राइड की फीलिंग है कि हम लोगों ने इस स्कूल को एस्टैब्लिश किया, जो मेरे, इनके या इनके किसी के बाप की ये संपत्ति नहीं है। हम नहीं जानते हैं कि हमारे बाद इस स्कूल का संचालन कौन किया करेगा। एक मैनेजमेंट है, उसका एक रूल है, लोग आएंगे, मैनेज करेंगे, हम नहीं करेंगे, इतना ही हम जानते हैं। हम नहीं रहेंगे तो हम और हमारा परिवार नहीं करेंगे। लेकिन हम ही नहीं अच्छे हैं। बड़ी शर्म आती है जब अपने से बहुत ज्यादा अच्छे काम करने वाले लोगों को देखते हैं। सही बात है कि देश में 90% लोग खराब हो चुके होंगे, कुछ नहीं करते, किसी का भला नहीं करते। हो सकता है अगर 90% है तो खराब हो गए तो 10% तो अच्छे हैं ना। वही 10% है, वही 20% है, 30% है जो समाज को चला रहे हैं, वो चलेगा। भविष्य इतना भी खराब नहीं है। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिविटी की बात, उस पर पूरा एक प्रोग्राम करेंगे। चौथा जब सत्र करेंगे हम लोग, तब उस पर बात करेंगे। हमेशा बल इस पर दे, बच्चे के साथ क्या करना है, ये मत बताइए क्या नहीं करना है, ये बताइए क्या करना है, और इसको अपने उदाहरण के माध्यम से देन अपने बच्चे के साथ रहिए। साथ रहिए का मतलब उसके बीच नौकरियां आएंगी, कभी फेल करेगा, कभी डांट पड़ेगी, कभी हारेगा, कंपटीशन में पिछड़ेगा, तो माँ बाप को साथ होना पड़ता है। अभी हम लोगों ने एलुमनी मीट किया था, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन 25 साल पूरा होने के मौके पर। इस साल 25 दिसंबर था ना, 26 दिसंबर को हम लोगों ने पिछले किया था, अपने सारे पुराने स्टूडेंट्स को बुलाया था। तो माँ बाप के साथ होने का ना होने का फर्क पड़ता है। प्रोफेसर अजय कुमार की बिटिया ने, जो इस समय दिल्ली में पढ़ रही है, वो आई यहाँ कुछ बोलने के लिए, खड़ी हुई, माँ सामने बैठी हुई थी, शायद उसी सीट में जहाँ आज बैठी हुई है। उसने कहा कि मॉम, आई विल नॉट लेट यू डाउन टुडे। आई कैन रिकॉल that many years ago, when for the first time I stood up to present my first performance, I just rushed away. I was shaking, I was weeping, I was not prepared. तो बच्चा घबराता है, कोई बात नहीं, हम उसको तैयार करते हैं, हम उसके साथ होता है बेटा, डर लगता है पहली बार में, कोई बात नहीं, अगली बार जितना हुआ अच्छा है, अगली बार और अच्छा करो। सो बी विथ योर चाइल्ड। आप सबके बच्चे में, हम सबके बच्चे में कहीं बहुत बार रोजाना ही, या कई बार हम सभी रोजाना की जिंदगी में ही 10 बार गिरते हैं भाई, और फिर खड़े होते हैं। तो बच्चे के साथ खड़े रहिए। बच्चे को भी अपना गुस्सा, कोई बात उसे बुरी लगी तो उसे कहने का मौका दीजिए। बच्चा भी कहना चाहता है, और जब आप बच्चे को नहीं कर पाते हैं तो यहाँ मैंने हमेशा से कह रखा है कि भाई 1-2 मिनट, टीचर्स आपको पढ़ाने के लिए हैं टीचर्स, लेकिन फिर भी कहता हूँ कि भाई 1-2 मिनट समय स्पेयर करने के लिए बच्चों के मन में जो हो, कुछ कहना चाहे तो सुन लीजिए। आई रिकॉल 23-24 साल पहले एक दिन एक बच्ची, जब किराए की बिल्डिंग हम चलते थे, सामने के मकान से निकल करके आई रोती हुई। पूछा गया, क्यों रो रही हो बेटा? सी स्टार्टेड वीपिंग। सर, पापा ने मम्मी को बहुत मारा। ये उसका एक पेन है, उस पेन को उसे किसी के साथ शेयर करना है। पापा ने मारा, ये उसको बुरा लगा, और ये बात वो अपने पापा से नहीं कह पा रही, क्योंकि पूरा उसे डर लग रहा है कि अभी तो पापा को मारा है, मैं कुछ कहूंगा तो मुझे मार पड़ेगी। छोटा बच्चा भी कहना चाहता है, उसे कहने का मौका दीजिए, उसे अपना एंगर एक्सप्रेस करने दीजिए, उसके मन में जो चल रहा है वो उसे कहने दीजिए। अगेन
अपने घर में से ही एक एग्जाम्पल बता दूं। इसी साल एक दिन सुबह सवेरे उठने के बाद, उस दिन आजकल तो वर्क फ्रॉम होम का चल रहा, लेकिन एक आध दिन ऑफिस जाना होता। मेरा बेटा सुबह 8 बजे तैयार हुआ और उस दिन उसकी मम्मी का बर्थडे था। मेरी पोती, पापा, I want to talk to you. I want to talk to your office. You don't know? It is Mama's birthday today. मम्मी का आज बर्थडे है, आप कपड़ा पहन के तैयार हो गए, ऑफिस जाएंगे, मुझे आपकी ऑफिस से बात करा। तो बच्चे के मन में एक बात चल रही है, उसे कहना, आप कहने का मौका दे, नहीं मौका मिलेगा, उसका क्रोध है, उसकी पीड़ा है, वो मौका नहीं मिलेगा तो रोडवेज की बसों के शीशे टूटेंगे, रोडवेज ट्रेन की सीट के पीछे का पॉली जो वैक्सीन है वो फाड़ी जाएगी। ये वो बच्चे हैं जो अपना गुस्सा बचपन में नहीं निकाल सके थे, जिनको आप कहते हैं एकदम आवारा हो गए। हाँ, हो गए, जिसके लिए आप उसके माँ बाप जिम्मेदार हैं। जब उसके अंदर क्रोध था, जब वो फुटबॉल खोल करके भी अपना क्रोध निकाल सकता था, जब अपनी बात कह करके क्रोध निकाल सकता था, तो आपने उसको अपना क्रोध नहीं निकालने दिया। कहीं तो निकालेगा, कहाँ निकालेगा? जो सॉफ्ट टारगेट होगा, जो कमजोर टारगेट होगा, और यह कमजोर टारगेट जो कमजोर दिखाई पड़े, कभी कोई गरीब, कभी कोई महिला। ये जितनी घटनाएं आप रेप की सुनते हैं, इनके पीछे रेपिस्ट की समाज में वो लोग ज्यादा हैं जिनके साथ बचपन में माँ बाप ने बहुत ही लापरवाही की है, अनुचित व्यवहार किया। उन्होंने बचपन में माँ का सम्मान करना नहीं सीखा, माँ का सम्मान देखा नहीं, तो बहनों का सम्मान कहां से करें? फिर वो रेपिस्ट बन जाते हैं, तो क्या आश्चर्य है? So let them express their pain, anger, and be with them. Let them observe social models. देश दुनिया में कभी किताबों के माध्यम से, कभी कहानी के माध्यम से, कभी टीवी के कार्यक्रमों के माध्यम से बहुत जगह बहुत सारी अच्छी बातें आती हैं। आप छांटे, खोजें, लोगों से मिलवाएं, जो अच्छे बने हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में खड़े हुए हैं, आगे बढ़े, उनके साथ जोड़िए। देखो ये उदाहरण है, उन उदाहरणों से वो बच्चा सीखेगा। ये मॉडल हम हो सकते हैं, हमारे पास पड़ोस में हो सकता है, वो कथाओं में हो सकता है, मॉडल कहीं हो सकता है, लेकिन जब अच्छा मॉडल सामने होगा तो बच्चा सीखेगा। बच्चे की तारीफ करें जेन्युइन अकम्प्लिशमेंट के लिए, और अंतिम बात, बच्चे को इन्वॉल्व करें, शामिल करें सभी तरह की प्लानिंग में, सभी तरह के गोल में। आप छोटे छोटे बच्चों को भी यूं ही मत रफा दफा कर दीजिए। अगर घर में पैसे की समस्या है तो बच्चे को मालूम होना चाहिए। हम प्रयास करेंगे कि उसके लिए कमी ना पड़े, उसके किताब में कमी ना आए, उसके लिए कॉपी की कमी ना पड़े, लेकिन किस प्रकार से हम ये जुटा रहे हैं, इसके पीछे हमारा कितना एफर्ट लग रहा है, ये उसको पता होना चाहिए। अगर घर के बजट बनाने में उसको शामिल कर ले, या इस संडे आप हर संडे को अपने गांव जाते हैं, इस संडे को नहीं जाना है, तो आप बच्चे से बात करिए। इस संडे को स्कूल में एक प्रोग्राम है, कुछ बात होनी है, क्या किया जाए? दादाजी तो बुला रहे हैं, हमारी तो हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारे दादाजी को कहूँ कि इस संडे को नहीं होगा। बेटा जरा तुम बात संभालो। आप कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए रोल प्ले करिए कि भाई मैं नहीं बात कर पाऊंगा, कहीं मुझको डांट दिया तो जरा तुम बात करो। तो एक तरह की जो भी प्लानिंग है उसमें शामिल करें। आप
आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखा, जो टारगेट था हम लोग 15 मिनट डिले चल रहे हैं। आपको जो टाइम टेबल दिया गया था ये था 10 बजे शुरू करेंगे, 11:30 बजे समाप्त करेंगे, ब्रेक करेंगे। अभी एक कप आधी कप चाय आपके पास भी पहुँचे, एक गिलास पानी पीजिए, फिर बैठिए, फिर आपके मन में जो सवाल हो उन सवालों के साथ हम लोग जूझते हैं। मैं जो सवाल जवाब दे सकूँगा दूँगा, तो आप लोग देना चाहेंगे वो देंगे। और नेक्स्ट संडे को कोई प्रोग्राम नहीं होगा, उसके बाद वाले संडे को हम लोग अब इस तरीके से बेसिक बात ना करके बच्चों के व्यवहार में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स पर कैसे डील करें इसको लेकर के उस समय भी डील करेंगे। लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे, तो मैं 1.5 घंटा बोल चुका। आपने देखिए, आप आए ये अच्छी बात है, जो नहीं आए कोई बात नहीं, उनकी व्यस्तता रही होगी, इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं करते थे। लेकिन शायद तो आपके संपर्क में होंगे, लगेगा कि हाँ कुछ काम की बात, कुछ मतलब की बात वहाँ हुई जिससे आपको फायदा हो सकता है, और शायद आगे कुछ और भी अच्छी बात हो जिसमें से आपको अपने बच्चे का पालन पोषण करने में या खुद आपको अपने लिए, जैसे जब अंतिम टॉपिक्स वो करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट और कल्टिवेटिंग पॉजिटिविटी, तो वो आप सबके लिए होगा, आपकी अपनी वर्तमान जिंदगी के लिए होगा। अभी मैंने 15 अगस्त को अपनी किताब पॉजिटिव साइकोलॉजी की छपने को भेजी है, तो जो पूरे साल भर में मैंने लिखा है उसको 1 घंटे में मैं आपको उसमें से क्या निचोड़ करके बता पाऊँगा, उसको नवंबर दिसंबर में करेंगे। और एक संडे के बाद, अगला संडे कौन सा पड़ेगा? 18 तारीख, तो 18 सितंबर को, फिर अक्टूबर में कोई प्रोग्राम नहीं। उम्मीद करते हैं आज हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट लोग ढेर सारे इकट्ठे नहीं हो सके, समय से सूचना नहीं हो पाई, तो अगली बार मैं और भी मनोवैज्ञानिकों को, हम लोग तो रिटायर हो चुके हैं, आप जसवंत जी भी रिटायर्ड हैं, लेकिन जो इस समय वर्तमान में सहजानंद में, किसी कॉलेज में मेरे जगह पर जो टीचर आई हैं, इन सब लोगों को कहता हूँ कि आइए और तरह तरह की बातें की जाए। आप में से, जैसा मैंने कहा, 5-10 मिनट के लिए भी कभी भी आप चाहेंगे कि आपके साथ मिल करके आपकी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आपकी, आपके बच्चे की, जो हम हेल्प कर सकते हैं वो हेल्प करेंगे। सो लेट अस हैव ए ब्रेक, और 10 मिनट के बाद चाय पानी करके फिर जी हम लोग आपके क्वेश्चन के साथ होंगे। एक वो माइक निकाल लीजिए।